सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका, इसराइल, यूरोप के खिलाफ टोटल वॉर मोड में ईरान, हमास के चीफ के लिए इलेक्शन में ईरान के करीबी किस लीडर की जीत हुई तय, सीरिया इसराइल के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट जल्द होने का दावा, वेस्ट बैंक के कई इलाकों में आईडीएफ ने किया लॉकडाउन, हालात खराब, सोमालीलैंड मसले पर यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को दिया झटका, ताइवान में आया 7.0 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला और रूस ने 111 यूक्रेनी ड्रोन 3 घंटे में मार गिराने का किया दावा। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे बहुत ज्यादा हैं। शुरुआत करते हैं शो की। ईरानी प्रेसिडेंट ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ इस वक्त अमेरिका, इसराइल और यूरोप की फुल फ्लैश्ड जंग चल रही है। दोस्तों, ईरानी सदर ने पहली बार इतने खुले अल्फाज में ये बात कही है और उन्होंने जो कहा है वो सुनिए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि उनका मुल्क इस वक्त सिर्फ किसी एक दुश्मन से नहीं बल्कि अमेरिका, इसराइल और यूरोप के अलायंस से मुकम्मल जंग लड़ रहा है। पेज़ेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की ऑफिशियल वेबसाइट को 27 दिसंबर को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरी नज़र में हम टोटल वॉर की हालत में हैं। ये ताकतें नहीं चाहती कि ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो। ये जंग 80 के दशक में इराक के साथ हुई जंग से भी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। ईरानी सदर के मुताबिक उस दौर में हालात साफ थे, मिसाइलें आती थीं, दुश्मन सामने होता था और जवाब देने की डायरेक्शन तय होती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल उलट है। आज हमला सिर्फ हथियारों से नहीं हो रहा बल्कि इकोनॉमी, रोजगार, कल्चर, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, हर फ्रंट से ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये दावे मसूद पेज़ेश्कियान ने किए। पेज़ेश्कियान ने कहा कि मौजूदा जंग एक साइलेंट वॉर है, एक खामोश जंग है जहां सैंक्शंस, प्रेशर, साजिशें और अस्थिरता यानी स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिशें हथियार बन चुकी हैं। इस इंटरव्यू में पेज़ेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल को सीधी वार्निंग भी दी। पेज़ेश्कियान ने कहा कि आज ईरान उस दौर से कहीं ज्यादा मजबूत है, हमारे यानी इराक वाले दौर से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारे पास बेहतर इक्विपमेंट है, ट्रेंड मैन पावर है और हालात समझने की बेहतर कुव्वत भी है। अगर दोबारा हम पर हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा फैसला कुन और सख्त होगा। दोस्तों, पेज़ेश्कियान का लहजा बता रहा है कि अब बात डिप्लोमेसी से आगे निकल चुकी है। ईरान खुद को घिरे हुए किले की तरह देख रहा है और साफ कर रहा है कि अगर एक नई जंग थोपी गई तो उसका जवाब भी बड़े लेवल पर दिया जाएगा। अब एक बेहद अहम खबर का रुख करते हैं। हमास में जल्द ही नया लीडर चुना जाने वाला है और इसराइल की नज़र इस पर है कि ईरान से नज़दीकी रखने वाला लीडर हमास का चीफ बनता है या मॉडरेट अरब हुकूमतों से कुर्बत रखने वाला लीडर हमास का सरबराह बनेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के इंटरनल इलेक्शन की तैयारी पूरी हो चुकी है और बाजी जाती दिख रही है खलील अल हैया के हाथ में। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इलेक्शन पहले होना था, लेकिन इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार की मौत के बाद बनी ट्रांजिशनल लीडरशिप काउंसिल के अंदर खींचतान ने मामला टाल दिया। खींचतान का दावा रिपोर्ट करती है। अब वही काउंसिल भंग यानी डिसॉल्व होगी और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का नया चीफ सामने आएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास की करीब 50 मेंबर्स वाली शूरा काउंसिल गजा, वेस्ट बैंक और ओवरसीज ऑपरेशंस के नुमाइंदों के साथ वोटिंग की तैयारियों में जुटी है। फैसला कुछ दिनों या हफ्तों में आ सकता है। इस हमास के पॉलिटिकल मूवमेंट के चीफ के लिए रेस में 2 नाम हैं, यानी 2 चेहरे हैं, मगर उनके 2 रास्ते अलग अलग रास्ते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि 2 रास्ते हैं उन दोनों के और दोनों अलहदा हैं। ऐसा भी नहीं कि पैरेलल चल रहे हो, बिल्कुल उलट है। अब ये रास्ते क्या हैं? पहले तो जानिए ये मुकाबला किसके बीच है। ये मुकाबला है खलील अल हैया और खालिद मशाल के बीच। दोनों हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सीनियर लीडर्स हैं। जाहिर सी बात है, शूरा काउंसिल होती है, वोटिंग होती है, मुकाबला ही होता है। खलील अल हैया की गजा में मजबूत पकड़ है, वेस्ट बैंक की ऑपरेशंस में भी उनका एक्टिव रोल है। उनकी लाइन साफ है, हथियारबंद मुकाबला जारी रहे जब तक इसराइली फौज पूरी तरह विड्रॉ ना हो जाए। खलील अल हैया ईरान के साथ मौजूदा ताल्लुकात बनाए रखने के हक में है। इस तरह से देखें, अगर अल हैया चीफ बनते हैं तो ईरान से कुर्बत रखने वाला बंदा जीतेगा। हमास के चीफ बनने की दूसरे दावेदार हैं खालिद मशाल, जो ईरानी असर से दूरी बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। वो मॉडरेट अरब मुल्कों से रिश्ते बेहतर करने और मुकाबले की जगह
सीज फायर की बातचीत पर जोर देते हैं ताकि गजा फिर से कत्लेआम का सिलसिला न देखने पाए, गजा और ज़्यादा बर्बाद न होने पाए। जबकि अल-हया मुकाबला जारी रखने की बात करते हैं। इसराइली मीडिया मानता है कि ईरान के करीबी खलील अल-हया की जीत तय दिख रही है। ये इसराइल का मीडिया मान रहा है, क्योंकि गजा की यूनिट और लड़ाके अल-हया के साथ हैं। दिलचस्प बात यह है कि खलील अल-हया और खालिद मशाल दोस्तों दोनों ही उन लीडर्स में शामिल थे जिनको कतर में सितंबर महीने में इसराइल ने हमला करके मारने की नाकाम कोशिश की थी। तस्वीर साफ है दोस्तों, हमास के अंदर अब फैसला होने जा रहा है। जंग की लाइन या डिप्लोमेसी की कोशिश के बीच किसी एक को चुनना है, और फिलहाल खबरें इशारा दे रही हैं कि पलड़ा जंग वाली लाइन की तरफ झुक रहा है। फिलहाल ये दावे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं और वजूद में आती हैं तो आपके सामने रखी जाती हैं। और याद रखिएगा, दुनिया में हमास की एक्टिविटी सबसे करीबी नज़र से जो देख रहा है वो इसराइली देख रहा है, और इसराइल की मीडिया को हमास के बारे में जितना पता होगा किसी को नहीं होगा। अगर इस पर एतबार नहीं है तो आप याद कर लीजिए कि इस्माइल हानिया कैसे मारे गए, अगर इसराइल की उन पर नज़र नहीं है। कतर में वो कब मीटिंग करने वाले हैं, उसी वक्त एयर स्ट्राइक हो गई। हमास के इतने टॉप लीडर्स गजा में मार दिए गए, कैसे मारे गए, एक्यूरेसी, हर वक्त उनके पास इंफॉर्मेशन है। तो इस खबर को भी उसी नज़र से देखिएगा कि इनसे ज़्यादा हमास की खबर किसी के पास नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहा है इसराइल और उसे किसी की फिक्र नहीं। उसने समंदर में गोलियां चलाईं, ज़मीन पर घर ढहाए, आसमान से आग बरसाई। गजा में सीज फायर कागजूत तक सिमट कर रह गया है। कल इसराइली फौज ने समझौते को रौंदते हुए हवा और समंदर दोनों मोर्चों से हमला जारी रखा। गजा सिटी के समंदर किनारे इसराइली नेवी की बोट्स ने पानी में फायरिंग की, पानी में, जिससे साहिली इलाकों में दहशत फैल गई, क्योंकि बेघर लोगों के टेंट्स साहिल से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर लगे हैं। बच्चे, औरतें सब सहमे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि अगली गोली किसकी तरफ आएगी। इधर आसमान से भी आग बरसी। इसराइली फाइटर जेट्स ने घर गिराने का सिलसिला जारी रखते हुए अल जैतून और तुफा इलाकों के कुछ हिस्सों में इमारतों को निशाना बनाया, बमबारी की, आग बरसाई। सेंट्रल गजा में अल मगाजी और नुसैरत रिफ्यूजी कैंप भी बमबारी की जद में आए। साउथ गजा में हालात और बदतर रहे। खान यूनिस के मशरकी इलाके और रफा शहर पर भी हवाई हमले किए गए। इसके साथ साथ इसराइली जहाज बहुत नीचे उड़ान भरते हुए दिखे, जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहे, उनमें डर रहा, उनमें खौफ बना रहा, ख़ास तौर से बच्चे और बुज़ुर्गों में जो भाग भी नहीं सकते। अब गजा से बाहर की खबर, दमिश्क और तेल अवीव के बीच लाइन खुलने वाली है। खबर है, दावा है। सीरिया और इसराइल के दरमियान बरसों से जमी बर्फ अब पिघलती नजर आ रही है। इसराइली मीडिया के दावे के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के सदर अहमद अल-शरा के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सीधी बातचीत अब किसी भी वक्त हो सकती है। हालांकि ये अभी कंफर्म खबर नहीं है। इसराइल के ऐसे दावों को सीरिया पहले भी कई बार मुस्तरद कर चुका है, कई बार रद्द कर चुका है। फिर भी ये खबर आई है तो शेयर करना तो बनता है। क्या पता इस बार दावा सही हो। रिपोर्ट में एक सीरियाई सोर्स के हवाले से ये कहा गया है कि दोनों तरफ से बातचीत में बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है और डील लगभग तैयार मानी जा रही है। इसराइली चैनल है i24 न्यूज़। उसका कहना है कि समझौते पर दस्तखत के लिए यूरोप के किसी मुल्क में हाई लेवल मीटिंग रखी जा सकती है, न सीरिया में न इसराइल में। बताया यह जा रहा है कि यह एग्रीमेंट साल 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट को बेस बनाकर तैयार किया गया है। ये वही समझौता है जो गोलान हाइट्स के बाद, उस पर कब्जे के बाद सीरिया और इसराइल के बॉर्डर पर फायरिंग रोकने के लिए किया गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस पूरी कवायद के पीछे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सीधी दखल अंदाजी काम कर रही है। सीरियाई सोर्स का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों तरफ जोर लगाकर बातचीत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। जोर कैसे लगाया, याद दिला दूं। सीरिया के ऊपर से बहुत भारी भारी पाबंदियां अमेरिका ने हटा ली हैं। जोलानी के ऊपर से दहशतगर्द होने का ठप्पा हटा दिया है। जोलानी को कीमत तो चुकानी होगी, अहमद अल-शरा को। तो डील करेंगे। अगर ये डील साइन होती है तो ये सिर्फ एक समझौता नहीं होगा, बल्कि सीरिया इसराइल रिलेशनशिप में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। एक ऐसा कदम जो पूरे रीजन की सिक्योरिटी पॉलिटिक्स को हिला सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये डील क्या वाकई अमन लाएगी या मिडिल ईस्ट में एक नई और खामोश जंग की बुनियाद रखेगी। देखते हैं।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान से लेकर गजा तक सब कुछ डिस्कस करने के लिए ये विजिट होने वाली है और ये मुलाकात बेहद अहम होगी। मंडे को नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप से मिलेगा। वो आज ही अमेरिका के लिए निकलेगा। फ्लोरिडा में होने वाली ये मुलाकात गजा सीजफायर के दूसरे फेज के लिए बेहद बेहद अहम मानी जा रही है, जहां सीजफायर डील पहले से ही डगमग हालत में है। इस साल नेतन्याहू की ट्रंप के सामने ये 5वीं हाजिरी होगी, यानी लाइन लगी हुई है। हर बार कोई नया एजेंडा, कोई नया खौफ, कोई नई डिमांड। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल मीडिएटर्स गजा में हमास के साथ सीज फायर को अगले स्टेज तक ले जाने की कोशिश में है, लेकिन इस्राइल रोज किसी न किसी बहाने से डील को खींचता दिख रहा है। इस्राएली ऑफिशियल्स के मुताबिक नेतन्याहू आज अमेरिका रवाना होगा और अगले दिन ट्रंप से मिलेगा। हालांकि नेतन्याहू की लोकेशन बताने से जानबूझकर परहेज किया गया है कि किधर से जाएंगे, पुत्तूलाल के चौराहे से जाएंगे, किधर से जाएंगे, किस मुल्क के ऊपर से उतरेंगे, अंटा चौराहा या फिर कहाँ कौन से शहर, और फिर कहाँ मुलाकात करेंगे। खैर, इस्राएली अखबार येदियोत अहरोनोत के मुताबिक मीटिंग में सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरा रीजनल पैकेज खुलेगा, यानी ईरान के खिलाफ अगला स्टेप, सीरिया के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बातें, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर और गजा डील के आगे के फेज समेत हर मुद्दे पर बात होगी। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ट्रंप के कान भरने जा रहा है ताकि वॉशिंगटन को फिर किसी नए फ्रंट में घसीटा जा सके। अब देखना यह है कि ट्रंप इस बार भी नेतन्याहू की बातों में आ जाते हैं या नेतन्याहू को खाली हाथ लौटना पड़ता है। बढ़ते आगे, वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में इसराइल ने लॉकडाउन कर दिया है। गोली चलने के बाद कई फलस्तीनी गांव सील कर दिए गए हैं। वेस्ट बैंक में फिर वही पुराना फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। कुछ इसराइलियों पर गोली चली और सजा पूरे इलाके को दे दी गई। दरअसल हफ्ते के रोज एक इसराइली चेक पोस्ट पर फायरिंग के बाद इसराइली फौज ने रामल्ला के मगरिब में मौजूद कई फलस्तीनी गांवों को पूरी तरीके से लॉक कर दिया, पूरी तरीके से सील। लोकल सोर्सेस के मुताबिक किसी को इन गांवों के अंदर जाने की इजाजत नहीं है और किसी को भी बाहर निकलने की छूट नहीं है, यानी पूरी आबादी कैद है। इलाका एक बार फिर मिलिट्री कंट्रोल जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां जांच कम और दबाव ज्यादा है और हर इंसिडेंट का जवाब कलेक्टिव पनिशमेंट से दिया जा रहा है। कलेक्टिव पनिशमेंट यानी एक साथ कई लोगों को सजा, एक मुश्तरका सजा। बढ़ते आगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के बाद अब यूरोपीय यूनियन भी मैदान में आ गया है। ईयू ने साफ कहा है कि सोमालिया की यूनिटी, खुद मुख्तारी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का पूरा एहतराम होना चाहिए। यानी यूरोपीय यूनियन ने नेतन्याहू की मनमानी को आईना दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता, हम बैठे हैं। ईयू के फॉरेन अफेयर्स स्पोक्समैन अनवार एल अनूनी ने बताया, बल्कि अपने बयान में कहा कि सोमालिया की सरहदें और उसका वजूद उसके कॉन्स्टिट्यूशन, अफ्रीकन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत महफूज है। यूएन, अफ्रीकन यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशन अभी जिंदा है, तुम कौन हो। ईयू का कहना है कि यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अमन और स्टेबिलिटी की बुनियाद है। मतलब साफ है कि यूरोप सोमालीलैंड के मुद्दे पर सोमालिया के साथ खड़ा दिख रहा है, यानी यूरोप इसराइल के फैसले के खिलाफ है। याद रखिएगा, सोमालीलैंड सोमालिया का ही हिस्सा है, जो 1991 में अलग मुल्क होने का ऐलान कर बैठा था, और उसी को दुनिया में पहली बार कोई ऐसा मुल्क जिसे सबने तस्लीम भी नहीं किया, इसराइल, उसने उस सोमालीलैंड को तस्लीम कर लिया है। बढ़ते आगे, सीरिया में इसराइल ने नई घुसपैठ की है। सीरिया के साउथ वेस्ट में इसराइली फौज की फिर से घुसपैठ सामने आई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के रोज इसराइली फौजी कुनेत्रा प्रोविंस के कस्बे जबाता अल कशाब में घुस गए। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 मिलिट्री गाड़ियां और एक आर्मर्ड गाड़ी कस्बे में दाखिल हुई, यानी पूरी पलटन साथ में आई थी। हालांकि इसराइली आर्मी या सीरियाई हुकूमत की तरफ से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। मतलब साफ है कि सीरिया की सरहद पर टेंशन फिर बढ़ती दिख रही है। ऑफिशियल बयान तो आते रहेंगे, टेंशन तो सबको नजर आ रही है। सैटरडे को लीबिया और फ्रांस की टीमें तुर्की पहुंची और उन्होंने तुर्की में उस क्रैश साइट पर जांच शुरू की जहां एक प्राइवेट जहाज गिरा था। इस जहाज में लीबिया की आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद अली अल हद्दाद, उनके 4 साथी अफसर और 3 क्रू मेंबर सवार थे। 23 दिसंबर को अंकारा में क्रैश हुए इस प्राइवेट जहाज में सवार सभी 8 लोग मारे गए थे, 2 उसमें फ्रेंच भी थे। मतलब साफ है कि जांच अभी शुरू हुई है और हादसे की
पूरी वजह सामने आने में वक्त लगेगा। लोग जानना चाहते हैं कि हादसा हुआ कैसे, क्या ये वाकई हादसा था। अब मिडिल ईस्ट से बाहर की दो बड़ी खबर सुनिए। कल ताइवान के नॉर्थ ईस्टर्न साहिली शहर यिलान के करीब समंदर में 7.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया। 7.0। ताइवान के महकमा मौसम के मुताबिक इसकी गहराई जमीन के 73 किलोमीटर अंदर थी। ज़लज़ले के झटके पूरे ताइवान में महसूस किए गए और कैपिटल ताइपेई में भी बिल्डिंग्स हिली। फिलहाल अभी तक कोई बड़ी तबाही या नुकसान की रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ अलग अलग दावे हैं। कंफर्मेशन होते ही हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। रूस ने 111 यूक्रेनी ड्रोन्स को शिकार बनाने का दावा किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 घंटे में 6 रूसी इलाकों में 111 यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करके तबाह कर डाले, जिनमें दारुल हुकूमत मॉस्को के ऊपर गिराए गए 8 ड्रोन्स भी शामिल थे। मॉस्को के मेयर ने बताया कि बाद में शहर की तरफ आ रहे 11 और ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। दोस्तों, तस्वीर साफ है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन हमलों को रोकने में लगातार काम कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी लगातार जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। फिलहाल इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं साफ गोई से रखी गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।